हाय, मैं रितेश कुमार राणा राणा मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। जैसा कि हमारा जो नेटवर्क थ्योरी का जो सेशन चल रहा था, उस सेशन में हमारा 2 वीडियो लेक्चर अभी तक डिलीवर हो चुका है। तो बेसिक में हम लोग बहुत सारी बातों को पढ़ चुके हैं और बहुत सारी बातें अभी बाकी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में जाने, ठीक है, सोर्स कन्वर्जन के बारे में जाने। सोर्स कन्वर्जन के बाद हम लोग कुछ सोर्स के कॉम्बिनेशन को जाने कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स हो, अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो उसके बराबर रिप्लेस्ड हो जाता है, छोटा वाला हट जाता है। या सीरीज में अगर करंट सोर्स लगा हो तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो रहेगा, बाकी दूसरा चला जाएगा, है ना। और यदि दो वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में हो तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, एज केवीएल इक्वेशन के थ्रू ऐड हो जाएगा। या 2 करंट अगर पैरेलल में हो तो भी दोनों करंट के डायरेक्शन के अनुसार देखेंगे कि ये दोनों ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को करते हैं। अब देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग को पता है, हम लोग पहले ही जानते हैं और डिस्कस मैंने कर चुका है कि डिपेंडेंट सोर्स, तो एक्चुअली डिपेंडेंट सोर्स बेसिकली 2 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स, एंड अदर करंट डिपेंडेंट सोर्स। ओके, करंट डिपेंडेंट सोर्स। ओके, तो हमारा जो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होता है ये हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, जैसे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ओके, VCCS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। दूसरा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो हमारा 2 तरह का वोल्टेज सोर्स यहां पर दिख रहा है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंतर्गत है। और हमारे करंट सोर्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ये 4 डिफरेंट कैटेगरी हैं डिपेंडेंट सोर्स में। तो हम लोग देखेंगे ये 4 वेरियस कैटेगरी को एक एक करके कि इसका क्या स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में चलेंगे वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स में हम लोग चलेंगे। वोल्टेज सोर्स हम लोग 1 नंबर में स्टार्ट करेंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना। तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो बेसिकली हमारा जो वोल्टेज सोर्स होगा एक वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, तो ओके, ये वोल्टेज सोर्स है, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका समथिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है, यहां पर हम लोग दिए प्लस, ये दिए माइनस। ओके, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है। अगर हम लोग मान लें कि यहाँ का वोल्टेज जो है प्लस माइनस ये भी है, ओके, तो हमारा कहने का मतलब है कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, तो यहां पर जो वैल्यू है वोल्टेज कंट्रोल्ड होना चाहिए और वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको अल्फा टाइम्स अगर इसको कर दे V2, ओके, अल्फा टाइम्स V2, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का वोल्टेज कहीं दूसरे जगह का वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। तो लेटस मैं एज्यूम कर लेता हूं कि सपोज दैट ये सर्किट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, यहाँ का जो वोल्टेज है ये हमारा V2 है, ओके, ये रेजिस्टेंस R है, और यहाँ से हमारा जो इनपुट है सपोज दैट ये करंट इनपुट वोल्टेज जो है वो VI है, ओके, और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो इस कंडीशन पर अगर हम लोग देखें यहाँ का जो वोल्टेज है
अल्फा टाइम्स V2। ये क्या हो रहा है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, बिल्कुल है, और ये वोल्टेज सोर्स जो है किसी दूसरे वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ओके, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स को हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट जो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की ओर चलते हैं, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की ओर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है, इसी के नीचे लिखिएगा वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट सोर्स। तो सपोज दैट कि हमारा एक करंट सोर्स है, तो सबसे पहले हमको दिया गया कि ये करंट सोर्स है। ओके, ये मैंने करंट सोर्स लिया जो कि वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग चाहे इसको नीचे लें ऊपर लें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ भी अगर हम लोग ले लेते हैं सपोज दैट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा V2 ले लेते हैं, ठीक है, अल्फा V2। ये क्या है, करंट सोर्स है और वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो क्या लिखा हुआ, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब हम लोग अल्फा 2 दिखाना है, तो सेम हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं, इसी सर्किट के थ्रू, इसी टाइप के सर्किट के थ्रू कि यहाँ का वोल्टेज V2, ये R, और यहाँ का जो रजिस्टर इनपुट वोल्टेज VI, और यहाँ का जो आउटपुट वोल्टेज है सपोज दैट V आउटपुट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं करंट सोर्स की ओर, डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करेंगे। हमारा ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो जो वोल्टेज सोर्स है किसी दूसरे जगह के वोल्टेज से डिपेंड करता है, ना कि उसका अपना एब्सोल्यूट और अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किसी दूसरे ब्रांच के फीडबैक के थ्रू ये वोल्टेज को शो करता है किसी सर्किट में, ठीक है। तो इसका अपना कोई रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो इम्पिडेंस होता है, या इसका जो करंट है या वोल्टेज है किसी दूसरे जगह पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं। डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके, तो हमारा यहां करंट, डिपेंडेंट करंट सोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। सपोज दैट कि यहां पर करंट जो है I से डिपेंड कर रहा, अल्फा टाइम्स I, और ये जो करंट है सो I है, मतलब इस ब्रांच के करंट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि ये करंट सोर्स करंट पर ही डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस ब्रांच के करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इस स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। यदि कोई सर्किट में इस तरह का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का, तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो हम लोग यहाँ पर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें तो जस्ट यहाँ मैं क्या कर रहा हूं, प्लस। तो ये क्या है, डिपेंड कर रहा है करंट पर, और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स। रिमेनिंग सर्किट एज इट इज में छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि जस्ट थोड़ा सा अंतर है और डिफरेंट 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स किसी करंट पर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग कहेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यदि कोई करंट सोर्स किसी के वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ओके। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें हम लोग रिमार्क करके लिखेंगे, इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम लोग रिमार्क करके लिखेंगे नॉर्मली। चलिए रिमार्क कीजिए, रिमार्क। देखिए रिमार्क करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखे थे 1 नंबर में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, सपोज दैट आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हम लोग किए थे। अगर आइडियल केस है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। नेक्स्ट दूसरा, अगर हम लोग आइडियल करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स,
तो हम लोग देखे थे कि आर आई इक्वल्स टू इनफाइनाइट, बट डिपेंडेंट सोर्स के लिए, डिपेंडेंट सोर्स, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो इंटरनल रेजिस्टेंस which depends on external circuit, ओके सर्किट। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सर्किट पर। इसलिए थेवेनिन रेजिस्टेंस जब हम लोग किसी सर्किट का निकालें या थेवेनिन इंपीडेंस जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो आइडियल है, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को आइडियल एज्यूम करते हैं तो कैसा बिहेव करता है एज ए ओपन सर्किट। और हमारा जो डिपेंडेंट सोर्स है, यदि किसी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो आरटीएच निकालते समय उस चीज को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं, उसको हम लोग ओपन और क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज डिपेंड्स ऑन इट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो हमारा ये रिमार्केबल पॉइंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिए, ये आगे हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं और पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो सभी को रेजिस्टेंस में आइडिया होता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओके inherent property of any conductor which opposes the flow of okay फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या करंट लिखिए, फ्लो ऑफ करंट, ओके, इन इट, ओके, समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इट इज डिनोटेड by capital R and it is denoted by capital R and measured by ohm, okay, ohm, OHMS, ohms, ओके। तो ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है कि हमारा जो फंडामेंटल पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स हैं आर, एल और सी। तो लोड इन्हीं में से कोई आएगा, आर आएगा, आर एल आएगा, आर सी आएगा या आर एल सी आएगा, है ना, या इसी के कॉम्बिनेशन से जितने भी लोड बनेंगे वो सारे लोड हमारे आउटपुट में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली में, तो सपोज दैट अगर हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का, तो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ठीक है। इस वायर में अगर हम लोग एक ईएमएफ सोर्स लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, एक बैटरी लगाते हैं, सिंपल सा बैटरी लगाने के बाद यदि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पर कोई करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर लिए, ओके, एक वायर, ऐसा वायर ले जो मतलब रजिस्टिव वायर है, ठीक है, ये क्या है रजिस्टिव वायर है, ठीक है।
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अपोजिस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो में अपोज करेगा, वैसा वायर ले लिए। उस वायर के अक्रॉस क्या किए, एक बैटरी ले लिए, और बैटरी लेने के बाद हम लोग क्या किए, इस जगह पर हमको पता है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक एमीटर लगा दिए। क्या किए, एमीटर लगा दिए, और करंट का रीडिंग ले लिए, ठीक है। तो करंट का जस्ट रीडिंग जब हम लोग ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पर, जैसे क्या हो रहा है कि वोल्टेज अगर 2 वोल्ट दे रहे हैं तो सपोज दैट करंट 1 एम्पियर आ रहा है, ओके। अगर ये 4 वोल्ट दे रहे हैं तो करंट मान लीजिए 2 एम्पियर आ रहा है। अगर ये हम लोग 8 दे रहे हैं तो ये 4 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये मान लो 16 दे रहे हैं तो ये हमारा 8 एम्पियर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग अगर मेजर करते हैं वोल्टेज और करंट को, ठीक है। मेजर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सभी का रेशियो निकालते हैं, सभी का रेशियो निकालते हैं। जैसे फर्स्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाय फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट वोल्टेज, सेकेंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंड करंट, ओके। यहां पर सेकेंड करंट, फिर थर्ड वोल्टेज डिवाइडेड बाय थर्ड करंट। तो ये हमारा एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। तो नॉर्मली अगर हम लोग एट ए रूम टेम्परेचर पर यदि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो नॉर्मली क्या आता है कि इसका जो रेशियो है वोल्टेज और करंट का रेशियो नॉर्मली क्या होता है कि कांस्टेंट आता है। अगर ये नॉर्मली कांस्टेंट आ रहा है अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो हम लोग इसी के को, इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो क्षमता है इस चीज को अपोज करने का वो हर केस में सेम होता है। चाहे वोल्टेज को आप बढ़ाइए वो उतना ही रुकेगा, अगर करंट कम कीजिए तो भी उतना रुकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोपोर्शन में वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को अपोज कर रहा है। तो इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वोल्टेज बाय करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, ओके। के लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, दैट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू आई, ओके। इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो वोल्टेज इज इक्वल्स टू के टाइम्स आई। तो इसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक साइंटिस्ट ओम्स, ठीक है, एक ओम्स नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक स्टेटमेंट दिया, ओम्स लॉ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। इफ एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम लोग किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराते हैं, ठीक है, करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो जो फ्लो करंट होता है वो इसमें अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी स्टेटमेंट को ओम्स ने दिया था। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट को लिख नहीं रहे क्योंकि मैक्सिमम सोर्स है बहुत सारे लोगों के पास उस स्टेटमेंट का, तो आप लोग स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये हमारा क्या हो गया, V इज इक्वल्स टू K इंटू आई, वेयर क्या है, K इज इक्वल्स टू R, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल इक्वेशन आ गया वो V इज इक्वल्स टू I इंटू R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ। अब अगर हम लोग बात करें इसी लॉ के सहारे, ये जो हमारा लॉ है, इसी लॉ को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं EMT में। हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव थ्योरी में, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी में जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी में इसी इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं
थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, अच्छा एक सेकंड, थोड़ी देर बाद उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ओम्स लॉ इक्वेशन। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअली में इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अगर कोई एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है, अब वायर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है, ठीक है। या आप एक तरह से ऐसे देख लीजिए कि एक पाइप है, उसमें हम लोग पानी को पास करेंगे। यदि नली का साइज छोटा हो, मतलब नली का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो, तो पानी क्या होगा, कम पास करेगा। ओके, यदि लेंथ ज्यादा हो तो भी पानी धीरे धीरे पास करेगा, है ना। अगर लेंथ छोटा हो तो ज्यादा जल्दी पास कर जाएगा, लेंथ अगर बड़ा हो तो धीरे धीरे पास करेगा। ओके, या क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो तो धीरे धीरे पास करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस, फर्स्ट में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल जितना लेंथ होगा वायर का उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ वायर increase, then resistance also increase। ओके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि R जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L का। ओके, हम लोग अब दूसरा चलते हैं। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था। दूसरा नंबर का प्रॉपर्टीज क्या था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया इंक्रीजेस, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखिए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया increases then resistance decreases। okay, resistance decreases। ओके, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दैट इज R is inversely proportional to 1 by A। okay, R is inversely proportional to 1 by A। अब from 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए from 1 and 2 we get, तो R is directly proportional to L by A। तो R equals to रो L by A, जहां रो क्या है, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम लोग इसको कह सकते हैं रो को रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली हमारा जो रो है रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, सिग्मा का रिवर्स। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो नॉर्मली क्या है कि रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी होता है और कंडक्टिविटी का अपोजिट रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोपोर्शनल किसका है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये जो टर्म है एक्चुअली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इसीलिए ओम्स लॉ जो स्टेटमेंट में पहले ही लिखा जाता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप एक रेजिस्टेंस को एक टेम्परेचर में मेजर करोगे तो वैल्यू सेम होगा, अगर उसको 50 डिग्री पे जाके मेजर करोगे तो मे बी वैल्यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स अल्फा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, अब देखिए हमारा डिपेंडेंसी।
तो ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ड्यू टू रो। ओके, तो इसका जो डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के साथ ये कैसा है, अगर आर ऑफ टी का बात करें या किसी भी टेम्परेचर पर तो क्या होता है आर नॉट। आर नॉट क्या है, रूम टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इस इक्वेशन के थ्रू, एक्चुअली ये इक्वेशन इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग यहाँ पर किए। जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर, ओके, जब हम लोग मेजरमेंट में ट्रांसड्यूसर वगैरह पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज। ओके, तो उसके थ्रू इसको हम लोग पूरा एक्सपेंड करेंगे और हम लोग जो हाईली एरर वाला जो है उसको हम लोग डिस्कार्ड करके इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये टेम्परेचर पर, तो ये क्या है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग कहेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर। और अल्फा को क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा तो इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव दो होता है, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल जैसे कार्बन, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ मटेरियल है लाइक सिल्वर या कॉपर, ये सारा अल्फा का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है अल्फा का वैल्यू पर है, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो 1 में समथिंग बढ़ जाएगा, ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव तो 1 में समथिंग बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस राइज करेगा। तो हम लोग इस चीज को लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे फॉर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, फॉर पॉजिटिव अल्फा इफ R increases, sorry, if temperature increases, if T increases, then R also increases। थोड़ा हम लोग सिंबॉलिक लिख लिए, ठीक है। अगर अल्फा हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो टेम्परेचर के राइज करने से रेजिस्टेंस राइज करता है। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, हम लोग लीनियरली रिलेटेड है। यहां पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, लीनियरली रिलेटेड है। ओके, तो लीनियरली बढ़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बोले फॉर नेगेटिव अल्फा इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो नॉर्मली जितने भी मटेरियल हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करने के बाद हमारा क्या होगा, करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज ओवरऑल जो अप्लाई वोल्टेज है वो कांस्टेंट है। करंट इंक्रीज करने के बाद जो हमारा जो सिस्टम है वो हीट होता है, तो वो सिस्टम में कैन बी डैमेज। तो हम लोग का मैक्सिमम जो है इस कैटेगरी में है, मैक्सिमम मटेरियल जितने भी कंडक्टर्स हैं मैक्सिमम वो इसी कैटेगरी में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे EMT में जाएंगे, EMT, ओके, EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी में देखेंगे कि वो हम लोग यहाँ पर क्या है कि हमारा जो इक्वेशन होता है नॉर्मली V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, V इज इक्वल्स टू I इंटू यहाँ पर क्या होगा रो L बाय A। ओके, रो L बाय A, L को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो V बाय L इंटू I बाय A इंटू रो। I बाय ये क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। देखिए समझिए, यहां से हमारा जो करंट है एक यूनिट एरिया में जितना करंट पास कर रहा है, एक यूनिट एरिया में जितना करंट पास कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं J, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जे से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं कि पोटेंशियल वोल्टेज जो होता है ओवर इंटायर लेंथ के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस जगह पर हमारा क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जे इंटू रो। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अगर देखें तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखें कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो। तो आप यहां से E इज इक्वल्स टू जे 1 बाय सिग्मा, यानी कि J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ये इक्वेशन जो केसीएल इक्वेशन हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, यही चलता है। हमारा केसीएल इक्वेशन भी इज इक्वल्स टू आई आर हमारा जो है सो नेटवर्क थ्योरी में है। तो फील्ड थ्योरी में अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा इक्वेशन चलेगा J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, विच इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्योंकि रो अगर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो सिग्मा का वैल्यू भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो या एक निश्चित टेम्परेचर पर अगर हम लोग को वर्क कराना हो तो हम लोग इस इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं। और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर नॉर्मली अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग चाहेंगे तो सभी को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं, सभी को सीरीज कनेक्ट कर सकते हैं, या कुछ मिक्स्ड कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये 3 कैटेगरी में बढ़ जाएगा। पहले सीरीज, कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, और तीसरा हमारा मिक्स्ड कनेक्शन। तो इसी 3 तरीके से हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो हम लोग अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसका कॉम्बिनेशन को लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लेते हैं, 1 नंबर में लेते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में हम लोग क्या होता है कि डिफरेंट रेजिस्टेंस लेंगे, जैसे R, इसका जो पहला टर्मिनल है ये रखें, फर्स्ट रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल सेकेंड रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से, सेकेंड रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से। अगर इसी तरह ये जुड़ा हुआ है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा मान लो R1 है, ये है R2, ये है R3। अब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो हम लोग कहें कि किसी भी वायर का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो V/I निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंटली उसको निकालेंगे। ओके, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या करेंगे? एक आइडियल वोल्टेज यहाँ पर करंट सोर्स लेंगे। ओके, ले लिया और इस सर्किट को बना दिया पूरा, और यहां पर आइडियल एक वोल्टेज सोर्स ले लिया। ठीक है, मन करे तो यहां का वोल्टेज के लिए हम लोग वोल्टमीटर एक लगा लें, सपोज दैट, है ना। तो ये आइडियल वोल्टेज है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा?
अगर हम लोग आइडियल वोल्टेज का बात करें तो ये वोल्टेज यहाँ मेजर करेगा, यहाँ जो देंगे तो यहाँ अगर वोल्टेज भी है तो यहाँ भी, इसका कोई जरूरत नहीं है, हम लोग भी नहीं है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर करंट को मेजर करेंगे आई, तो V बाय आई जो होगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को शो करेगा यहाँ से यहाँ तक। मान लो कि ये हमारा A है, A है हमारा B, यहाँ का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, ओके। यहाँ का इसका अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इस पर इक्वेशन को लगाते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें इस जगह पर, इस जगह पर, फिर इस जगह पर, ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग माने कि इस जगह पर वोल्टेज हमारा V1 है, ओके, इस जगह पर वोल्टेज V2 है और इस जगह पर वोल्टेज V3 है, ठीक है। तो हम जो अप्लाई किए ये यहाँ 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 ड्रॉप होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब यहाँ का हम लोग को अभी आइडिया था कि अगर वोल्टेज V1 है, करंट I है, तो R क्या होता है, V बाय I। तो यहाँ से R1 क्या होगा, V बाय I, ओके। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2 और V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R3, ओके। अब देखिए हम सर्किट को मिटा दे रहे हैं, ये सभी वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 in equation 1, ओके। तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब यहां से हम लोग I को कॉमन लेंगे तो V बाय I, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बाय I क्या होगा, अगर V बाय I देखें तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो V बाय I इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग लिख लेंगे यहीं पे R इक्विवेलेंट, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया R इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या हम लोग माने हैं, वेयर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बाय I, ये हमारा R इक्विवेलेंट आया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा इसका प्रॉपर्टी पर, इसका प्रॉपर्टी को देखें तो क्या हो रहा है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, तीन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट है तो हमारा कंप्लीट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, तीनों ऐड कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो इन केस ऑफ, देखिए रिमार्क कीजिए, इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन ऑफ resistance total equivalent जिसको हम लोग R इक्विवेलेंट बोलेंगे, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be increases। यहां पर क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। दूसरा बोले करंट थ्रू ऑल ब्रांचेज, करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, सॉरी इक्वल, ओके। करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू ऑल रेजिस्टेंस should be same, but voltage drop
but voltage drop across the resistance depends on its वैल्यू। ठीक है, लेकिन वोल्टेज डिपेंड करेगा उसके वैल्यू पर, कि अगर वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग ज्यादा ड्रॉप होगा, अगर वैल्यू कम है जिस रेजिस्टेंस का उसके अक्रॉस वोल्टेज कम ड्रॉप होगा नॉर्मली, बट करेंट सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा था सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे पैरेलल कनेक्शन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हम तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, और इसको आप लोग नोट्स बना के रखिए। धीरे धीरे जब हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेंगे तो मेरा बात मानिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी मैं देने की कोशिश आपको बिल्कुल करूँगा। आप नेटवर्क थ्योरी में किसी भी एग्जाम में आप 90 to 99% तक या 100% तक आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है,